Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel C4 Chemistry. In this particular lecture, we will discuss the biological effects of nuclear radiations. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम न्यूक्लियर रेडिएशंस किन्हें कहते हैं, तो ऐसी रेडिएशंस के जब न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जब पार्टिकल्स की एमिशन होती है लाइक फोटोन, तो इन पार्टिकल्स की जो एमिशन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जब एटम का जो न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, तो उस दौरान जो पार्टिकल्स की एमिशन होती है लाइक फोटोन, तो उन एमिशंस को हम बोलते होते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस की जोन सी है। न्यूक्लियर रेडिएशंस को जनरली हम बोलते होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस को जनरल हम अगर देखें तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आयंस की फॉर्मेशन होना। तो न्यूक्लियर रेडिएशन जोन सी होती हैं वो जोन से एटम्स होते हैं उनको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं कि जब पार्टिकल्स की एमिशन होती है, ठीक है, जब पार्टिकल्स की एमिशन होगी तो उन पार्टिकल्स की एमिशन के दौरान जोन से हैवी पार्टिकल्स निकलेंगे, तो वो जब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम और सॉरी मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करवा देंगे, रिमूव करवा देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो वो जोन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होने की वजह क्या है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक। तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करवा सकती हैं। सो दैट्स वाई जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं इनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी कहते होते हैं। आगे न्यूक्लियर रेडिएशंस की तीन तरह की हो सकती हैं जनरली अगर हम देखें तो। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा, सेकंड वन इज़ बीटा एंड थर्ड वन इज़ गैमा। अल्फ़ा की अगर हम बात करें, अल्फ़ा जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। तो ये जोन से होते हैं इंटेंस आयोनाइजेशन काज करते हैं किसी भी गैस के अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। बट इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। बीटा की अगर हम बात करें तो ये फ्यू मिलीमीटर मेटल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज़्यादा है। लेकिन जोन सी इसकी आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजेशन इसकी जोन सी है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है जितनी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की है। अगर हम गैमा की बात करें, गैमा तो सबसे ज़्यादा वीक आयोनाइजर होते हैं और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है सबसे ज़्यादा होती है, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। अब बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, मीन्स कि ये जोन सी न्यूक्लियर रेडिएशंस हमने देखी हैं, ये पार्टिकल्स की जो एमिशन होती है अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा और गैमा। तो अगर हम इनकी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखें, मीन्स कि जब ये बॉडी के साथ, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इवन स्मॉल डोज हो या जैसे भी हो, तो इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो नीचे हमने लिखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल जोन सा होता है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो स्किन तक होती है, तो ये स्किन तक इफेक्ट करता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो आगे ये स्किन को के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और स्किन के बाद जोन सा ये टिश्यूज तक इफेक्ट करता होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम गैमा, जैसा कि मैंने बताया था कि गैमा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। सो डैट्स वाई जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं, गैमा रेज जोन सी हैं, तो गैमा रेज जोन सी होती हैं ये आगे बोन्स के अंदर ऑर्गन्स तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। वजह क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग है, ठीक है। और ये नॉन मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, ना तो इनका कोई एटॉमिक नंबर भी इनका ज़ीरो होता है और मास नंबर भी इनका ज़ीरो होता है, और ये नॉन मटेरियल नेचर के होते हैं। तो इतने ज़्यादा लाइट और इतनी इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो दैट्स वाई दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब ये रेडिएशन है, जैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल इस पर स्ट्राइक करेगी तो इसके अंदर रेप्लिकेशन के अंदर भी जोन सा एरर आएगा। तो जनरली अगर हम देखें तो जो रेडिएशंस होती हैं ये हमने देखा कि आयनाइजेशन का काज करती है, मतलब कि आयंस की फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से ये एटम्स को इफेक्ट करती है जनरली। एटम्स जोन से होते हैं आगे मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स आगे सेल्स को इफेक्ट करते हैं, सेल्स आगे टिश्यूज़ को, तो टिश्यूज़ आगे ऑर्गन्स को, और इस तरह से फिर ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करता होता है। तो इस तरह से ये जोन सा न्यूक्लियर रेडिएशन जोन से होती हैं बॉडी के साथ, इसका जो इंटरेक्ट होता है तो वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता होता है, ठीक है, स्टेप वाइज।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसा कि हमने देखा कि जो उनसे न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं इनका बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो अब ये जो से इफेक्ट्स हैं इसका जो मैकेनिज्म है वो दो तरह का होता है, या तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो आगे हम दोनों को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट हम किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट इफेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो जो रेडिएशन होती है व्हेन दे इंटरेक्ट विद द एटम्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल और सम अदर सेलुलर कंपोनेंट क्रिटिकल टू द सर्वाइवल, इट रेफर्ड एज डायरेक्ट इफेक्ट। यानी कि जब न्यूक्लियर रेडिएशन जो सी होगी वो इंटरेक्ट कर देंगी एटम डीएनए मॉलिक्यूल के एटम्स के साथ, डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। तो जब डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जोन सा सेल का सर्वाइवल होगा डैट इज़ टू मच क्रिटिकल और सेंसिटिव, ठीक है। तो इसके अंदर डैमेज जोन सा होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जोन सी न्यूक्लियर रेडिएशन है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है डीएनए के सेल मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से सेल का जो सर्वाइवल होगा वो क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाएगा, मीन्स के आईसीयू में चला जाएगा। तो इसको हम बोलते होते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जोन सा इफेक्ट होता है किस में होता है? ऐसे सेल्स के अंदर होता है जो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, उसके साथ ये डायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इफ एनफ एटम्स आर अफेक्टेड सच दैट द क्रोमोसोम डू नो, इसकी वजह से अब इसके इफेक्ट्स बताए हमें कि क्रोमोसोम जोन से होंगे वो रेप्लिकेट नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली, ठीक है। उसके अलावा अल्टरनेशन इन द इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय डीएनए मॉलिक्यूल, द सेल जोन सा तो डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद इट्स लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम। तो ये जोन सा होता है ये ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट इफेक्ट। अगर अब हम इनडायरेक्ट इफेक्ट की, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा सेल का जो मेजर पोर्शन होता है वो वाटर होता है, ठीक है। मेजर जो वॉल्यूम होता है सेल का वो क्या होता है? वाटर। तो जब सेल एक्सपोज होगा रेडिएशन से तो जोन सा डीएनए मॉलिक्यूल के साथ एक्सपोज हुई है रेडिएशन, डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जो रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि ये सेल को जोन सा इतना क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं लेके जाता, ठीक है। तो जनरली जैसा कि मैंने बताया कि सेल के अंदर जो मोस्टली होता है वो वाटर होता है, तो वाटर जोन सा होगा सेल के अंदर जो वाटर होगा, क्योंकि जोन सा रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वाटर को जोन सा होगा ब्रेक डाउन कर देगा। अब वाटर का हमें पता है कि वाटर जोन सा होता है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन आयन के अंदर और दूसरा हाइड्रोक्सल आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। इसको फर्दर हम आगे तो रेडिएशन जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, वो रेडिएशन जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसको ब्रेक करेगी। ब्रेक मैंने बताया जैसा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन के अंदर कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अब इन फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेगी, ये फ्रैगमेंट्स दोबारा से रिकम्बाइन करेंगे और दोबारा से वाटर बना देंगे तो ज़्यादा इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर एक सिचुएशन है कि जिसमें ये हार्मफुल भी हो सकती है। कौन सी सिचुएशन है? अब जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जौन सी होंगी इनकी सेपरेशन हो जाएगी तो इसकी दो सिचुएशंस होंगी। अगर तो हमारे पास मतलब कि हाइड्रोजन और जौन सी सॉरी हाइड्रोजन और जौन सी हाफ ऑक्सीजन की रेशो रिएक्ट करेगी तो तब तो हमारे पास वाटर ही बनेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो तब तो हमारे पास वाटर ही बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास जौन सी इनकी रेशो जौन सी होगी इस सूरत में होगी दो हाइड्रोजन के एटम्स हों और दो ही ऑक्सीजन के, तो इस सूरत में जो होगा हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगी डैट इज़ क्वाइट हार्मफुल, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगी। अब जौन सी हाइड्रोजन परऑक्साइड होगी तो ये जौन सी होगी हार्मफुल होगी और ये कार डैट विल कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमने दोनों को शो किया हुआ दोनों इफेक्ट्स को, ठीक है। एक तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है और दूसरा जौन सा ये डायरेक्ट इफेक्ट है। सबसे पहले हम डायरेक्ट इफेक्ट को देखते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट्स में क्या हो रहा है कि जब जौन सी रेडिएशंस है वो निकल रही हैं, ठीक है, तो वो यानी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स जोन से है वो या बीटा पार्टिकल जोन से हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। इंटरैक्ट इफेक्ट के अंदर देखें तो इसमें हमारा जोन सा है इतना ज़्यादा यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं जाता सेल। तो इसमें जब जोन सी रेडिएशंस होंगी, ठीक है, ये जोन सी रेडिएशंस होंगी ये जब इंटरेक्ट करेंगी सेल के साथ तो एमिशन होगी। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल की एमिशन के साथ स्ट्राइक करेंगे जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन के अंदर।
तो इसका जो सा बहुत स्मॉल पोर्शन होगा वो स्ट्राइक करेगा डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर सेंसिटिविटी टू रेडिएशन। अब जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनकी जो सी सेंसिटिविटी होती है रेडिएशन के साथ, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अब बॉडी के जितने भी लिविंग सेल्स हैं सारों के साथ जो सी सेंसिटिविटी है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, कुछ सेल जोन से होते हैं वो रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, कुछ जोन से होते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता होता, यानी कि कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है कुछ लेस सेंसिटिव है। तो नीचे हमने एग्जांपल में लिया हुआ है, सबसे पहले है जो लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब जोन से लिम्फोसाइट्स होते हैं, अब ये वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली होते हैं और ये ब्लड की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो यानी कि ये जोन से हैं ये रीजनरेट करते होते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर रीजनरेटिंग वाला प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन से। और ये जोन से होते हैं ये ज़्यादा, यानी कि इनके लिए ज़्यादा ये न्यूक्लियर रेडिएशन हार्मफुल होती हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें, लाइक जिस तरह ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, अब इनके अंदर जो रीजनरेशन वाला फिनोमेना है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और ये रीजनरेट नहीं करते क्विकली, सो दैट्स वाई दे आर लेस सेंसिटिव। ठीक है, ये जो उनसे हैं ये लेस सेंसिटिव हैं। तो इसको हम इन्हीं चीज़ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसे सेल्स जो बॉडी के अंदर रीजनरेटिंग करते हैं कॉन्स्टेंटली, दे आर मोर सेंसिटिव टू न्यूक्लियर रेडिएशंस, and those cells which are not regenerating as quickly, so they are less sensitive to nuclear radiations. उसके बाद नर्व और मसल सेल्स की बात करें तो ये जोन से होते हैं ये बहुत स्लोली रीजनरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि रीजनरेट करते हैं बाद बहुत ज़्यादा, इनका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लो होता है। तो डैट्स वाई दे आर लीस्ट सेंसिटिव सेल्स। तो ये भी जो से न्यूक्लियर रेडिएशन होते हैं बहुत लीस्ट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। देखें तो ऑर्गन सेंसिटिविटी, अब जिस तरह सेल एक्सपोज होंगे जाहिर बात है, अब जिस ऑर्गन के सेल जोन से होंगे, ठीक है, जिस ऑर्गन के जो सेल्स होंगे वो रीजनरेटिंग वाले होंगे, तो वो ऑर्गन जोन सा होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा टू न्यूक्लियर रेडिएशन। और जिस ऑर्गन के जो सेल्स होंगे वो रीजनरेटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि रीजनरेट नहीं करेंगे, तो वो जोन सा ऑर्गन होगा वो लेस सेंसिटिव होगा टू द न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो अगर हम इसमें देखें तो न्यूक्लियर रेडिएशंस जोन सी सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है वो सेल्स के ऊपर, जोन सा ऑर्गन है वो किस तरह के सेल से कंपोज किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जांपल दिया, अगर ब्लड फॉर्मिंग सेल जैसा कि हमने देखा था वो लिम्फोसाइट, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर इसमें जो से केस में जो ऑर्गन्स होंगे वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। मसल और नर्व सेल्स हमने देखा था कि ये इनसेंसिटिव हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्लो रीजनरेट नहीं करते, सो डैट्स वाई दे आर लेस सेंसिटिव। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स। अब रेडिएशन के इफ़ेक्ट दो तरह का होता है, अगर एक तो है हाई डोज जिसे हम एक्यूट बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोजर, दूसरा है लो डोज जिसको हम क्रोनिक बोलते होते हैं। ठीक है, तो अगर हाई डोज का बॉडी के ऊपर हाई डोज रेडिएशन इफेक्ट होगा तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, और इसमें जो सा बॉडी होता है उसको ज़्यादा डैमेज होता है और जल्दी होता है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है टाइमिंग प्रोसीजर। और इसलिए एक तो ये एक्यूट यानी कि ज़्यादा इसकी इंटेंस होता है और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, बहुत जल्दी हमें पता चल जाता होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लो डोजेज ऑफ रेडिएशन की बात करें, ठीक है, इसमें हमें इनिशियली तो पता ही नहीं चलता होता कि बॉडी के एक्सपोज होने से क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये जौन सा होता है ये ज़्यादा एक्सटेंड करता है, इसमें जौन सा लॉन्ग पीरियड इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं और ये क्रोनिक होता है और इसको हम बोलते होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई डोज इफेक्ट को जनरली, तो हाई डोज इफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमने देखा था कि ये शॉर्ट टर्म होता है और इसका बहुत जल्दी पता चल जाता होता है और ये ज़्यादा फास्टली इफेक्ट करता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, किल करता है। ठीक है, जौन से सेल्स होते हैं उनको किल करता है, जबकि लो डोज जौन सा होता है ये सेल को सिर्फ डैमेज करता है, चेंज करता है, किल नहीं करता सेल्स को, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। जबकि जो हाई डोज है वो सेल्स को किल करता है और बॉडी को फौरी डैमेज होगा और हमें फौरी पता चल जाता होता है। अब हाई डोज जौन से होते हैं ये अगर ये किल करता है बहुत ज़्यादा जर्म्स को, तो जिसकी वजह से टिश्यूज़ डैमेज होंगे, टिश्यूज़ के डैमेज होने से जो हमारा ऑर्गन होगा जिसके सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हुए तो इससे जो ऑर्गन होगा वो भी डैमेज हो जाएगा। तो जिसका अब ये जब हाई डोज इफेक्ट होगा तो ये काज करेगा रैपिड, यानी कि होल बॉडी रिस्पांस पैदा होगा। ठीक है, इम्यूनिटी के थ्रू, तो इसको हम बोलते होते हैं एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, या इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते होते हैं ARS। ठीक है। सेकंड है जी, अगर इफ़ इनफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर डैमेज, अगर बहुत ज़्यादा टिश्यूज और ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं तो अब इसमें वन ऑफ द एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम्स को रिजल्ट। अब कौन कौन से ARS के रिजल्ट होते हैं वो हम देख जी। तो अब इसमें कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, इसमें फटीग यानी कि थकावट महसूस होती है, नोजिया मतली वगैरह आती है, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये कंडीशंस होती हैं ARS के अंदर, इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा जी, एज द डोज इंक्रीज, जैसे जैसे डोज यानी कि इंक्रीज यानी कि रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो इनमें से जौन सी सिम्टम्स होंगी वो अपीयर होंगी। ठीक है। हेमाटोपोइटिक, ये ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इसके अंदर इफेक्ट होगा। ठीक है। और CNS जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और मसल्स वगैरह आते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अदर हाई डोज इफेक्ट कौन से होते हैं। इसके अंदर स्किन की बर्निंग होती है, हेयर लॉस होता है, स्टेरिलिटी होता है और कैटरैक्ट्स होते हैं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं अब लो डोज इफेक्ट्स को। लो डोज इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो लो डोज के अंदर जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म पीरियड होते हैं एंड डू नॉट काज एन इमीडिएट प्रॉब्लम। और इसमें जोन सा प्रॉब्लम यानी कि बॉडी के साथ जो एक्सपोजर होता है उसमें फौरी जोन सा इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट चलते हैं। तो अब द इफेक्ट्स ऑफ लो डोज रेडिएशन अक्कर एट द लेवल ऑफ द सेल, और ये सेल के लेवल पे होते हैं और इसके अंदर जोन से होते हैं काफ़ी ज़्यादा ईयर्स लगते होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। अब 3 कैटेगरीज हैं रिजल्टिंग फ्रॉम लो डोजेज। इसमें सबसे पहले जोन सा है, सबसे पहले फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक एंड नंबर 2 इज़ सोमेटिक। जेनेटिक की बात करें तो ये इफेक्ट सफ़र होता है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, यानी कि आगे ये पेरेंट्स से आगे उनके चिल्ड्रंस में शो होता है, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर शो होता है एक्सपोजर। ठीक है। तब हमें पता चलता होता है। उसके अलावा सोमेटिक है जी, द इफेक्ट इज़ प्राइमरली सफर्ड बाय द इंडिविजुअल एक्सपोज। इसमें जोन सा होता है यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो एक्सपोज होता है कैंसर, यानी कि इसके अंदर कैंसर वगैरह आ जाता है। जैसे कैंसर जोन सा होता है इनिशियली उसका इतना पता नहीं चलता होता। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जोन सा होता है वो बॉडी को डैमेज करता है और पता चलता होता है। ठीक है। सिंस कैंसर इज द प्राइमरी रिजल्ट इट इज समटाइम्स कार्ड, इसको हम समटाइम्स कहते होते हैं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।